आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप लोगों के जो है इंस्टीट्यूट या कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है, बच्चे मौज में पढ़ने लगते हैं, टीचर को तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं क्वेश्चन पूछिए। तो टीचर से इस टॉपिक को कहता है भैया अपने आप लोग घर में पढ़िएगा। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है 4 से 5 घंटे घर में पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया उम्मीद कर, आपकी उम्मीद करने से क्या होता। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िए, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं होगा। ये जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को ये क्वेश्चन पे स्कोर अप करता है, आप लोगों को ये जो पेपर होता है उसको स्कोर अप करता है। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ क्वालिटी होती है, उन क्वालिटी को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि ये डाइईशियस होता है। डाइईशियस का मतलब ये होता है कि इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें कोई नई बात नहीं है। तो नई बात एक्चुअली रियल में नई बात है। नई बात इसलिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डाइईशियस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली मोनोईशियस होते हैं। मोनोईशियस का मतलब ये होता है कि जिसमें एक द्विलिंगी प्राणी, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव, आप लोग जैसे डाइईशियस की बात करते हैं, मैं आपको सिंपल वे में समझा सकता हूँ डाइईशियस कि हम लोग देख कर पहचान सकते हैं। मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग बॉडी में होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं अलग बॉडी में होते हैं। बट इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, मतलब कि हम लोग बात करें अगर केचुआ में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेम बॉडी में होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सेम बॉडी में होते हैं। तो इसलिए हम उसे मोनोईशियस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए ना, इसमें अलग अलग होता है। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है कि विविपेरस होता है। ये विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब होता है जो बेबी बर्थ करता है। इसमें नई बात बिल्कुल है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये विविपेरस होते हैं, मतलब कि बेबी बर्थ करता है डायरेक्टली। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक्चुअली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिस बॉडी में होते हैं उसे मेल बोलते हैं और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसे फीमेल बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम लोग मेल के बारे में कुछ क्वालिटी जान लेते हैं कि एक्चुअली मेल में कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं। उन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जान लेते हैं जिसे हम लोग गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को हिंदी में परेशान नहीं करने वाला हूँ, हिंदी बोल के। सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। पहले सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ओरली आप लोग नोट कर लीजिए कि आप लोगों को नॉर्मली सभी को पता होगा सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में क्या होते हैं। मेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं स्कॉटल सैक, मतलब कि वृषण कोष को बड़ा हो जाना। एक्चुअली क्या होता है, मैं आप लोगों को आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा दे रहा हूँ। ओरल में आप लोगों को बता रहा हूँ, दोनों पैरों के बीच में आप लोगों की ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसे हम लोग स्कॉटल सैक या वृषण कोष कहते हैं। तो इसके साइज में बड़ा हो जाना, इसे हम लोग जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही कहते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने की एज क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये एज होती है 14 से 16 साल। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेल में ये 14 से 16 साल होती है। बट ये मेट्रो सिटीज़ या इन्वायरमेंट आप लोग जहाँ रहते हैं, कैसा समाज है, उस चीज़ पर डिपेंड करती है। कुछ लोग अब कभी देखिए 12 से 13 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है, उसके दाढ़ी मूंछ आ गई है। या आप लोग देखेंगे 17-16 साल का 15 साल का है, उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई है। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग 15 साल के हैं, आप लोगों की दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी, तो आप कभी कभी देखेंगे कि आपसे जो 2 साल छोटा है उसकी दाढ़ी मूंछ आ चुकी है। एक्चुअली वो मैच्योर हो चुका है। तो इन 100% नहीं कह सकते कि अगर दाढ़ी मूंछ आ गई तो वो मैच्योर ही हो चुका है, मतलब उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो ये इन्वायरमेंट, जैसे मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत कम होती है। मेट्रो सिटीज़ में आपको मैं बता दूँ 12 से 14 साल, सिर्फ 12 से 14 ईयर्स में बच्चे मेच्योर हो जाते हैं मेल में। फीमेल तो बहुत कम होता है मेट्रो सिटीज़ में। मैं आप लोगों को फीमेल ऑर्गन्स में पढ़ाऊँगा। मैच्योरिटी की एज ये होती है
सॉरी ये होती है नॉर्मली। तो टेस्टिस का साइज में बढ़ जाना, तो हम लोग टेस्टिस साइज, पहला कैरेक्टर है टेस्टिस के साइज में बड़ा हो जाना। दूसरा कैरेक्टर होता है हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स और अस्थियों का फैलाव बड़ा हो जाना, शोल्डर्स और अस्थियों का बड़ा हो जाना, ये भी एक्चुअली सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। स्पर्म का जो है बनना शुरू हो जाना, स्पर्म फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है, तो उसको भी हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जोड़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों के मतलब बॉयज़ में क्या होता है कि हेयर्स आ जाते हैं चेहरे पर, हेयर्स ऑन फेस, ये भी एक सेक्सुअल कैरेक्टर है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ का आ जाना, ये भी एक सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके अलावा पेनिस के साइज में बड़ा हो जाना। पेनिस का मतलब होता है सिसन। सिसन क्या होता है, जहाँ से आप लोग पेशाब करते हैं, एक्चुअली उसे हम लोग पेनिस या सिसन बोलते हैं। तो उसके साइज का बड़ा हो जाना, ये भी एक सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। तो मैं आप लोगों को कितने के सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताए, सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया, जो मेरे साथ बोले। सेक्सुअल कैरेक्टर पूछे जाते हैं एग्जाम में, 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेक्सुअल कैरेक्टर टेस्टिस की साइज का बड़ा हो जाना, फेस आ जाना है, मतलब कि चेहरे पर फेस पर हेयर्स का आ जाना, और पेनिस का बड़ा हो जाना। और इसके अलावा एक ये भी होती है, एक कैरेक्टर ये भी होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब कि हेयर्स का आ जाना, जैसे कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हेयर्स का आ जाना वो मैच्योरिटी के टाइम ही आते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर्स का आ जाना, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि पेनिस का रीजन होता है, पेनिस के आसपास का रीजन होता है, उस पर हेयर्स का आ जाना भी, ये भी एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। हमारे जो है कंधों के नीचे हेयर्स का भी आ जाना, और कभी कभी चेस्ट पे हेयर्स का आ जाना, ये सभी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कि हम इन कैरेक्टर्स से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच्योर हो चुका है। और मैंने आपको मैच्योरिटी एज भी बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको कैरेक्टर्स भी बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके याद हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। हम इसका पूरा मैं आप लोगों को इसका पूरा डायग्राम समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल का, वो इस तरीके का होता है, जिसमें ये जो होता है किडनी होती है, हम लोगों की किडनी होती है। और ये देखें आप लोग, जो भी हम लोगों का जो वैस्कुलर सिस्टम, हम लोगों का जितना भी वेस्टेज होता है, फ्लूइड वेस्टेज होता है, वो हमारा यहाँ से निकलता है, पास आउट होता है यहाँ से, जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं, जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूरिन का और स्पर्म का इजैकुलेशन एक साथ होता है। मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करूँगा आप लोगों को। ये यूट्रस होता है और इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय, और ये सिसन, इसे हम लोग पेनिस बोलते हैं। ये टेस्टिस होते हैं हम लोगों के। टेस्टिस एक्चुअली ऐसे नहीं होते, मैंने आप लोगों को इसे अलग करके दिखाया। टेस्टिस एक्चुअली यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हमारी लेग्स दोनों, मतलब कि हमारे एब्डोमेन से जस्ट नीचे होते हैं। ये कुछ ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पर होता है। मैंने आप लोगों को अलग अलग करके दिखा दिया। वैसे टेस्टिस होते यहीं पर है। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है टेस्टिस में हमारे, इसमें वन लेयर ये स्कॉटल सैक होता है, मतलब कि वृषणकोश बोलते हैं। वृषणकोश में इसे कोश बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वृषण। तो हम लोग इंग्लिश में अगर कहें तो इसे हम लोग स्कॉटल सैक बोलते हैं, और इसे टेस्टिस।
तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म बनने के बाद में देखिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है, शुक्राणु नलिका। इस पूरी ये इसे बोलते हैं शुक्राणु नलिका और इसे मूत्र नलिका। ये देखिए आप लोग, इसे मूत्र नलिका शुक्राणु नलिका बोलते हैं। और ये यहाँ से स्पर्म बनने के बाद में हमारा जाता है यहाँ पर एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाता है स्पर्म यहाँ से ज़्यादा स्टोर हो जाता है। और यहाँ से हमारा जितना भी सर्कुलेशन के बाद में हमारा जितना भी वेस्टेज होता है बॉडी का, यूरिन, वो यहाँ से पास आउट होता है और स्पर्म भी यहाँ से पास आउट होता है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक्चुअली टेस्टिस हमेशा यहाँ पर नहीं होते हैं। जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं, जब माँ के पेट में होते हैं तो एक्चुअली जो टेस्टिस होते हैं ये हमारे जो है एब्डोमेन में होते हैं, मतलब कि हमारे पेट में होते हैं। कहाँ पर होते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे पेट में होते हैं। तो वो पेट से जब हम लोग बर्थ के समय पर, ये हम लोगों के पेट से जो है बर्थ होने के कुछ दिन पहले ही हमारे पेट से स्कॉटल सैक में आ जाते हैं। और एक कैनाल होती है, जिस कैनाल से ये आते हैं उसे इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसे इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। हम लोगों के बर्थ से कुछ दिन पहले ही जो है टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से, टेम्परेचर मेंटेन इन्हें 2 से -3 बॉडी से इतना टेम्परेचर कम चाहिए होता है इनको। तो ये जो है हम लोगों के बर्थ से कुछ दिन पहले स्कॉटल सैक में आ जाते हैं। बट ये क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल बनी रहती है और इसे बंद कर देते हैं, बंद होती है एक दीवार से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भारी सामान उठाने की वजह से जो टेस्टिस होते हैं ना, ये फिर से इंग्वाइनल कैनाल में बैक मारने लगते हैं। ये कुछ यूँ ये जब बैक मारने लगते हैं तो ये हम लोगों के इंटेस्टाइन के पास में आ जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं हॉर्निया। नहीं समझ में आया? मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, जब हम पैदा नहीं हुए होते हैं तो ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये हम लोगों को पेट में होते हैं। कहाँ पर? पेट में होते हैं। मैं आप लोगों को सीधे लैंग्वेज में बताता हूँ। और जन्म से कुछ दिन पहले ये हमारे पेट से जो है स्कॉटल सैक में आ जाते हैं। तो जब कैसे आते हैं, एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है जिसे इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। और जैसे ही टेस्टिस हमारे स्कॉटल सैक में आ जाते हैं, कैनाल बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी भारी सामान उठाने की वजह से या कुछ दीवार फट जाती है तो हम लोगों की टेस्टिस है ना, अब जैसे दीवार फट गई, उसके बाद हम झुक कर कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो ये वापस कैनाल में जाने लगते हैं। क्या? वापस कैनाल में जाने लगते हैं और इंटेस्टाइन के पास आ जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं हार्निया। क्या नहीं समझ में आया भैया? आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वापस लौटने लगते हैं, उसको बोलते हैं हार्निया। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया हूँ सिर्फ। अब हम बात करते हैं इसमें एक्चुअली ग्लैंड कौन सी होती हैं। तो इसमें ग्लैंड होती है, आप लोगों में ग्लैंड के बारे में बताता हूँ, उनका वर्क क्या होता है। पहली चीज़ तो आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम समझा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये किडनी होती है। ये यहाँ से हम लोगों के जो ब्लड के बाद में जो भी बचा हुआ वेस्टेज होता है, जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं, ये यहाँ पर आके यहाँ स्टोर हो जाता है यूरिन, और ये यहाँ पर आके इसी ट्यूब में स्टोर होता है। तो ये हम लोगों का स्पर्म आके यहाँ पे ट्यूब में स्टोर होता है, ये यहाँ से आता है स्पर्म, ये ट्यूब में स्टोर होता है, यहाँ से यूरिन आता है, वो यहाँ पर स्टोर होता है, यूरिन आता है, यहाँ से स्टोर होता है। इसकी जो ओपनिंग है ना वो सेम है। ये मतलब नहीं समझे आप स्पर्म की, बट फीमेल केस में ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊंगा फीमेल केस में बहुत सी नई चीज़ें हम लोगों को पता चलेंगी। इसमें स्पर्म का निकलना, स्पर्म और जो है यूरिन सिर्फ एक ही गेट से बाहर निकलते हैं। मतलब इनका जो भी एक्सप्रेशन होता है सेम यहाँ से होता है। स्पर्म और यूरिन एक साथ दोनों बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को आगे का जो भी है टॉपिक वो आप लोगों को बताता हूँ। इसमें कुछ ग्लैंड्स वर्क करती हैं हम लोगों के स्पर्म के समय पर, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं वीडियो एक बार चेक कर ले रहा हूँ सही से चल रहा है या नहीं। सही चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने वीडियो देखना चल रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 6 मीटर लंबी होती है। सॉरी, ये 6 मीटर लंबी होती है। नहीं समझे आप लोग कि जो टेस्टिस से निकलने वाली एपिडिडाइमिस वॉसल फ्यूरेंसिया होती है 6 मीटर लंबी होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें डक्स पढ़ाता हूँ। डक्स जितनी भी इसकी ग्लैंड है, क्या इसमें
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जितनी भी ग्लैंड है वो ग्लैंड के बारे में आप लोगों को अच्छे डिटेल में बताता हूँ कि इसका क्या वर्क होता है। तो हमारा जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल में कुछ इस तरीके का होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसे हम लोग पेनिस बोलते हैं और इसे ग्लांस पेनिस, इसे पेनिस और इसे ग्लांस पेनिस। मतलब कि सिसन और सिसन मुंड इसे बोलते हैं। और कुछ ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इस ग्लैंड में जैसे कि हम लोगों के ये ग्लैंड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं हम लोग इसे। और एक ग्लैंड और होती है जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये सभी सिर्फ मेल में पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसे हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हम लोग उसे सिर्फ और सिर्फ एम्बुला तक, यानी कि लेवल आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। अब तो मैं आप लोगों को सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ कि स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस क्या होता है। कुछ लोग इसे सेम समझते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सेम नहीं होता है। सॉरी, एक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, स्पर्म को हम लोग सिर्फ टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है और ये चलता है आगे की तरफ। जैसे स्पर्म को आप करेंगे तो स्पर्म टेस्टिस में बना, ये देखिए टेस्टिस में बना, ये गया, ये यहाँ तक हम लोग इसे स्पर्म बोलते हैं। इसके बाद में इन ग्लैंड के कुछ सीक्रेशंस स्पर्म में मिल जाते हैं। स्पर्म जैसे आता है, ये देखिए स्पर्म, ये है टेस्टिस, यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ये निकला, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये देखिए कुछ ऐसे जा रहा है। यहाँ तक हम इसे स्पर्म बोलते हैं। इसके बाद हम इसे स्पर्म नहीं बोलते, इसे सीमेन बोलते हैं, क्योंकि इस स्पर्म के साथ में इसके सेमाइनल वेसिकल के कुछ सीक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ सीक्रेशंस और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के कुछ सीक्रेशंस मिल जाते हैं उसमें। क्या मैंने आपको बताया, इनसे और इनसे सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ सीक्रेशंस उसमें मिल जाते हैं। हम लोग उसे सीमेन बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, हम लोग उसे सीमेन बोलने लगते हैं। एक्चुअली इस पर सीमेन में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। सीमेन इसमें 10% स्पर्म होते हैं और 90% जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स के जो है सीक्रेशंस होते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया सीक्रेशंस होते हैं। इसमें स्पर्म में 10% स्पर्म होता है और 90% प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, सेमाइनल वेसिकल होता है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँ जिसमें 60% सेमाइनल वेसिकल होता है और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस होते हैं। तो आप लोग इस डाटा को नोट कर लीजिए बच्चे। एक्चुअली कुछ पूछना है, स्पर्म और सीमेन सेम चीज़ है? नहीं, ये सेम चीज़ नहीं है। अगर हम स्पर्म से सीमेन से हम लोग स्पर्म निकाल लें तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशंस ही बचेगा उसमें।
इसके अलावा और कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। वैसे मैं आपको बहुत डिटेल में बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस और सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस बताता हूँ। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसको हम लोग ऐसे 20 से काटेंगे, तो कुछ हम लोगों को इस तरीके की एक संरचना देखने को मिलेगी। इस तरीके की हम लोगों को संरचना देखने को मिलेगी। ये ब्लड कैपिलरीज है। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से इसमें ब्लड भर जाता है। क्या मैंने बताया? हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से इसमें ब्लड भरने लगता है, तो हम लोग सिस्टम के साइज जो होता है, ये पेनिस का साइज होता है वो इंक्रीज करने लगता है। मतलब कि जब भी इसमें कुछ हार्मोन्स की वजह से इसमें ब्लड आ जाता है, और ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें से ब्लड होता है ये, और इसमें होता है क्या, इससे निकलती है यूरिन और सीमेन। यूरिन और सीमेन इससे निकलती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की यौन प्यूबर्टी के बारे में। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा आप लोगों के चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ाने को मेरे पास बहुत है, लेकिन इस चैप्टर को मैं बहुत ही ब्रॉडली डिटेल में जो आप लोगों के लेवल का नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें जो कुछ ग्लैंड होती हैं वो कुछ ऐसा सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिससे कि मेटिंग के समय, मतलब कि सेक्स करने के समय पर हम लोगों के कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं बल्बो यूनिट, जिससे कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन कैसे करूँ। सेक्स के समय पर कुछ ऐसा सिक्रीशन होता है जो कि हम लोगों को लुब्रिकेशन करते हैं, मतलब कि चिकनाहट देते हैं, स्पर्म को आगे जाने के लिए चिकनाहट देते हैं। इस तरीके की कुछ ग्लैंड होती हैं जो सिक्रीशन अपना सिक्रीट करती है, इनका यही सिक्रीशन होता है। हम बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें और इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को इस चैप्टर में प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेल की प्यूबर्टी के बारे में दिया हुआ है। प्यूबर्टी या मैच्योरिटी के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि पेरेंट्स एक्चुअली वेरी करती है। इसमें आप लोगों को किसी बुक में, इस बुक में जो बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूँ, कितना डेटा लिखा हुआ है इसमें डाटा लिखा हुआ है 15 to 80 ईयर्स। 15 to 80 ईयर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वेरी कर सकता है, वेरी करता है आप लोग कैसे माहौल में रहते हैं। मतलब कि इस एज में आप लोगों की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वर्क करने लगता है, आप लोगों के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। कभी कभी तो ये भैया 40 ईयर्स में भी होने लगता है, और 30 ईयर्स में भी होने लगता है। तो ये मेट्रो सिटीज इन्वायरमेंट, आपका माहौल कैसा है, आपके यहाँ का समाज कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इस एज में हम लोगों की बॉडी का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करने लगता है। स्पर्म जो है बनने फॉर्मेशन स्पर्म का होने लगता है हमारी बॉडी में, और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद में हेयर्स आ जाते हैं हमारे बॉडी पर। कैरेक्टर्स इस एज में आप लोगों के स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में वर्क करने लगते हैं स्पर्म, टेस्टिस। और आप लोगों की इस पेट में और इस टॉपिक में और एक चीज है कि टेस्टिस जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स निकलता है, जो एक हार्मोन ऐसा है जो जिसे बोलते हैं हम लोग पुरुषार्थ। मतलब कि अगर ये हार्मोन्स नहीं निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर इस एज के बाद में 18-19 के
बाद में आप लोग अगर ये हार्मोन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब कि आप परफेक्ट मेल नहीं हैं। ये हार्मोन्स एक्चुअली हम लोगों की बॉडी में मेल होने का श्योर शॉट होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर आप निकल रहा है आपकी बॉडी का तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप मैच्योर हो चुके हैं। आपकी अब ये कैसे जानेंगे, एक्चुअली कुछ मेडिकल टेस्टर्स होते हैं उससे पता चल जाता है। डॉक्टर्स जब किसी को बताते हैं मैच्योर है किस क्या देखकर बताते हैं भैया, ये एस्ट्रोजन एंड्रोजन हार्मोन्स को देखकर ही बताते हैं कि ये जो है प्योर मैच्योर है। और आप लोगों को इसके अलावा कुछ है, आप लोग इस बार का डायग्राम आप लोगों को बहुत बार पढ़ा होगा कुछ। अरे भैया मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग देखिए बुक में देखिए, इस पर का डायग्राम मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों की बुक में एक हेड है, एक टेल है, और हेड टेल और उसके बीच में नेक है। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि ये जो है इस पर की, अच्छा मैं आपको बता दूँ ऐसा साइज क्यों होता है, मूवमेंट में आसानी होती है, मतलब कि इसके मूवमेंट में आसानी हो जाती है, इसलिए इसकी ऐसी संरचना होती है इस पर में। और इसलिए ये भी इसलिए होते हैं भैया मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसलिए जो है एटीपी होते हैं। और इसमें बहुत कुछ नहीं है, कुछ है 23 ऑफ, मैं आप लोगों को जेनेटिक्स भी पढ़ाऊंगा क्योंकि जेनेटिक्स में आप लोग जीरो जेनेटिक्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं। हम लोगों की बॉडी में 46 होते हैं, स्पर्म में 23 और ओवा में 23 मिल जाते हैं, तब हम लोगों के 46 गुणसूत्र होते हैं। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसके अलावा आप लोगों को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पकाना नहीं चाहता हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सबकी इच्छा होती है उसे डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को उस डाउट को या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करूँगा। और अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो भैया मैं फर्स्ट ईयर ये टॉपिक एक्चुअली इंटर का है, तो मैं जब इंटर का जो टॉपिक्स पढ़ाऊँगा इसे डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग उसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को तो आप लोग उस पर पढ़िए। और हाँ, आप लोग इसके बाद में जो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाऊँगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।